रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में 5 बच्चियों का वास्ता देने वालों को भी उन्होंने फ़ौरन तड़ फायर मारा और उसको मार के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की 78 साला तारीख़ का ये अपनी नौइयत का अजीबो गरीब वाक़या पेश आया कि एक पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली गई, हाई जैक कर ली गई। ये सारी सूरत हाल किस तरह पेश आई और अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, कहाँ हमारी मुहारत काम आई अल्लाह के फ़ज़ल के बाद और कहाँ हमारा फेलियर सामने आया। 400 से ज़्यादा इसमें मुसाफिर हैं और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद या काफ़ी ज़्यादा तादाद उन अहलकारों की है जिनका ताल्लुक़ पुलिस से है। वो इस वक्त यानी सफ़र कर रहे थे और एक सिविलियन कैफियत में थे, यानी ऑन ड्यूटी नहीं थे, छुट्टी पर जा रहे थे। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान में बड़े अरसे से शोरश चल रही है और ख़ास तौर पर ये जो 100 किलोमीटर का इलाका है जहाँ ये वाक़या पेश आया, ये सख्त दुश्वार गुज़ार पहाड़ों पर मुश्तमिल है। 17 सुरंगें यहाँ वाक़ हैं और यहाँ ट्रेन बिल्कुल सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ती है। जब ये सुरंग से निकलती है तो उस वक्त इसको कुछ बम ब्लास्ट का सामना करना पड़ता है। पहले पटड़ी पर बम ब्लास्ट होते हैं, फिर वो ड्राइवर जो ज़िंदा बच गया है ट्रेन का, पहले उसके बारे में ख़बर आई कि वो भी शहीद हो गया है लेकिन वो ज़िंदा बच गया है, बल्कि उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब उसके जज्बात की और उसके जज्बे और हिम्मत की कहानी सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। तो वो बताते हैं कि ट्रेन की बोगी के नीचे भी बम ब्लास्ट किया गया, जैसे फ्यूल टैंक तबाह हो गया। बहरहाल उसने हिम्मत और जुर्रत से काम लिया और ब्रेक लगा दिए। पहले भी रफ्तार सुस्त थी, ट्रेन रुक गई। जो ही ट्रेन रुकती है तो कई मुसल्लह हमलावर जिनके पास जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर हैं, मिज़ाइल हैं, गन्स हैं, वो ट्रेन को घेर लेते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। ऐनी शाहिदीन जो अब मुख्तलिफ मीडिया से बात कर रहे हैं उनके मुताबिक 1 घंटा तक ये मुसलसल फायरिंग होती रहती है। ट्रेन के अंदर जो लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी अहलकार मौजूद थे या ट्रेन की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद थे, वो भी मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तो 1 घंटा ये फायरिंग का तबादला होता रहता है, लेकिन जाहिर है इनके पास एमुनेशन ख़त्म हो जाता है तो बिल आखिर इन्हें गन्ने फेंक देनी पड़ती हैं। तो फिर वो अंदर आते हैं और जब अंदर आते हैं तो फिर ज़ाहिर एक अजीब व गरीब कैफियत बनती है। मुसाफिर पहले ही घबराए हुए थे, कुछ लोग कुंडी लगाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल वो सबको खींच के बाहर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कत्ल कर देंगे, तुम्हें फायर मार देंगे अगर तुम बाहर नहीं आते। सबको बाहर ले जाया जाता है और यहाँ एक अजीब अंदाज़ इख्तियार किया जाता है कि यहाँ उनको मुख्तलिफ टोलियों में बांट दिया जाता है। लिसानी बुनियादों पर कहा जाता है कि जिनका ताल्लुक फ़ौज से है, जो सिक्योरिटी अहलकार है, उनको अलग एक टोली में रखा जाता है, पंजाबियों और पश्तूनों को अलग एक टोली में रखा जाता है, बलोचियों को अलग रखा जाता है। यहाँ से नाज़रीन इकराम, इन दहशत गर्दों का, इन वायलेंस करने वालों का एक ऐसा रूप सामने आता है जिन्होंने पहली दफ़ा वो सारी हमदर्दियाँ अलग करके रख दी हैं जो उस वजह से इनको मिल जाती थी कि ठीक है बलूचिस्तान में कुछ मसाइल भी हैं, कुछ मिसिंग पर्सनस का मामला है, कुछ वहाँ लोग कहते हैं कि हमारे हुकूक का मामला है, कुछ वहाँ तरक्याती कामों का मामला है। लेकिन ये जो अंदाज़ इख्तियार करते हैं ये बिल्कुल एक ऐसा अंदाज़ है जिसको किसी भी तरह रवा नहीं रखा जा सकता, जायज़ नहीं कहा जा सकता, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती कि रोज़े के वक्त रमज़ान के महीने में आप बच्चों को, बूढ़ों को, लोगों को महज इस बुनियाद पर टोलियों में बांट देते हैं कि उनमें से कोई पंजाबी है, उनमें से कोई पश्तून है, उनमें से कोई बलोच है। तो ये कैसा मंजर सामने आता है। यहाँ बलोचों को ये कहते हैं कि आप चले जाएं, उनको छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ वक्त के बाद औरतों और बच्चों को भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन पंजाबियों को ख़ास तौर पर, पश्तूनों को भी इस दफ़ा उन्होंने नहीं बख्शा और फिर जो सिक्योरिटी अहलकार थे उनको भी इन्होंने वहाँ काफ़ी फायरिंगें की। ऐनी शाहिदीन जिन्होंने BBC से और दीगर आज़ाद ज़राए से बात की है वो बताते हैं कि 3 घंटे के बाद 3 फौजी हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में आ चुके थे। लेकिन मामला यहाँ मुश्किल तरीन ये पेश आया था कि ये जो दहशतगर्द थे ये अब एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, कहते थे हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है और अब ये टोलियों में गन्नों के नोक पर बच्चों को, बूढ़ों को, दूसरों को लेकर खड़े हुए थे और जो भी थोड़ी सी बात करता था उसको फायर मार देते थे, जो भागने की कोशिश करता था उसको फायर मार देते थे। इतना ब्रूटली इनका बिहेवियर था कि यहाँ शाहदरा में एक हवालदार आए हैं जो वहाँ
कारोबार के सिलसिले में गए हुए थे, तो वो बताते हैं कि मेरा एक फूफीजाद था, वो तड़पता रहा, सिसकता रहा, वो कहता था मेरी 5 बच्चियां हैं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इसके बावजूद रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में 5 बच्चियों का वास्ता देने वालों को भी उन्होंने फ़ौरन तड़ 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 फायर मारा और उसको मार के रख दिया। ये भी बताने वाले बताते हैं कि बिल्कुल बेरहम थे, सफाक थे, जदीद उनके पास असला था, बलोची ज़ुबान बोल रहे थे, वाकी टाकी से उनको हदायत मिल रही थी और अफ़गानिस्तान से सैटेलाइट के ज़रिए से उनका राब्ता था। तो ये एक बिल्कुल ऐसा सिनेरियो नज़र आता है जिसमें एक ऐसी कैफियत नज़र आती है जिसमें दरिंदगी नज़र आती है, सफाकी नज़र आती है, कोई यानी हुब्बे वतन नहीं नज़र आती, कोई हुब्बे इस्लाम नज़र नहीं आती, कोई इंसानियत नज़र नहीं आती। एक ही उनका चेहरा नज़र आता है और वो है दहशत गर्दों का चेहरा। इस कदर भूखा प्यासा रखा गया उन लोगों को, कुछ रोज़ेदारों को पानी तक नहीं दिया गया, खजूर तक नहीं दी गई, बल्कि एक एक खजूर को 5-5 लोग मिलकर रोज़ा अफ्तार करते रहे। तो इस तरह की सिचुएशन रही। बहरहाल 3 घंटों के बाद ही चुके हेलीकॉप्टर्स आ गए थे। हेलीकॉप्टर्स ने लेकिन जब अंदाज़ा किया कि हर शख्स उनमें से या बेशतर लोग उनमें से वो खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई थी, उन्होंने इंसानों को, ह्यूमंस को शील्ड्स बना लिया था, ढाल बना लिया था, ताकि जो ही कोई एक्शन लिया जाए सिविलियन मारे जाएं और मुसाफिर मारे जाएं। चुनांचे ऑपरेशन को बड़े तदब्बर के साथ, बड़ी हिकमत के साथ डिले किया गया, सोचा गया और फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई, यानी एफसी इसमें आए और इसमें एसएसजी के कमांडोज आए, इसमें फ़ज़ाइया आई, इसमें ड्रोन शामिल किए गए और हेलीकॉप्टर भी इसमें मौजूद थे। चुनांचे स्नाइपर्स ने बड़ी महारत के साथ इस तरीके से फिर इन खुद कुछ बम्बारों को निशाना बनाया कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से जितने भी मारे गए 33 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन उसके बाद किसी एक मुसाफिर को भी रिपोर्टेडली कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ उनसे छूट के भी लोग निकल आए थे उससे पहले ही जब रात पड़ी। नाज़रीन, यहाँ एक दो बातें करनी बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हम ये फिर कहेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, पाकिस्तान का कोई भी खित्ता हो, उसके जायज़ हुकूक उन्हें मिलने चाहिए और जो भी मामलात हैं उनको अदालतों में आना चाहिए, कानून की अमलदारी होनी चाहिए। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बनाकर अगर कोई रियासत पर हमले करना चाहता है और अगर कोई चाहता है कि वो रोज़ेदारों का ख्याल ना करे, बच्चों का ख्याल ना करे, औरतों का ख्याल ना करे, उन पर गैर मुल्की असला ताने और तड़ तड़ गोलियां मार के उनको ज़बह करता जाए, तो फिर ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात सरफराज भुगटी ने की है, जो वज़ीर आला हैं वहाँ बलूचिस्तान के। उन्होंने कहा है कि तुमने ये जो काम करके दिखाया है, ये हमारी जो बलोच रवायात हैं उन पर खराशें डाल दी हैं। हमारे आबाओ अजदाद बहादुर भी थे, वो हमीयत वाले भी थे और वो मेहमान नवाज भी थे, लेकिन तुमने क्या किया कि तुमने रमज़ान के महीने में बच्चों पर गोलियां चलाई हैं, तुमने उनको भूखा प्यासा रखा है। तो वहाँ आम काम करने वाले जो कोई हेयर ड्रेसर है, कोई धोबी है, कोई और काम करने वाला है, तुम उनको गोलियों का निशाना बनाते हो। ये कहाँ की बलोच रवायत है? तुमने तो हमारी बलोच रवायत को बटा लगा दिया है, दाग लगा दिया है। उन्होंने ये बात भी की कि मुझसे कहा जाता है कि इनसे बात करो। मैं किन से बात करूं? मैं उनसे बात करूं? क्या वो कोई स्कूल चला रहे हैं कि मैं उनको जाके बताऊं कि तुम्हारे स्कूल में ये कमी है? वो कोई एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं? वो गोलियां मार रहे हैं बच्चों को, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे नाइयों को, धोबियों को मार रहे हैं, हमारी ख्वातीन को मार रहे हैं, हमारी ट्रेनों को लूट रहे हैं। तो इनसे कौन सी बात की जाए? ये तो दहशतगर्दी है। इसका एक ही जवाब इन्हें मिलेगा और मिलना चाहिए और ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनका तज़किरा करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले एक चीज़ ये देखी गई कि जब ये मामला हुआ, बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मामला था और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम से कम ये पहला वाक़या था कि पूरी ट्रेन जिसमें 400 से ज़्यादा लोग थे उसको यरगमाल बना लिया गया था और वो बच्चों को सामने रख कर मुश्किल पैदा कर रहे थे, पेचीदगी पैदा कर रहे थे इस ऑपरेशन में। लेकिन नाज़रीन इकराम, उसके बाद हमारे यहाँ एक खबर का क्योस पैदा हुआ। हमारे ISPR की तरफ से भी कहा गया कि इंडिया ने इस मौका पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, फेक न्यूज़, AI से तस्वीरें बनाई गई और जो प्रोपेगेंडा हो सकता था वो किया गया, वो सारा जालसाजी पर मबनी था। लेकिन इस दौरान हमारी हुकूमत की तरफ से सिवाय तलाल चौधरी के एक बयान के कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया, कोई न्यूज़ नहीं दी गई। जब कोई न्यूज़ नहीं दी जाती तो फिर आप दुश्मनों को मौका देते हैं, फिर आप अफवाहों को मौका देते हैं,
پھر آپ گمراہ کن رپورٹس کو موقع دیتے ہیں کہ پھر وہ پھیلتی ہیں۔ چنانچہ پہلا کام حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا، کوئی ذمہ دار سامنے آتا، حکومت کہیں نظر نہیں آئی، نہ صوبائی حکومت نظر آئی ہے، نہ وفاقی حکومت نظر آئی ہے۔ سامنے آنا چاہیے ایسے موقعوں پر، ذمہ دار آدمی کو بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ محتاط بات کی جائے، پہلے کوئی دعوے کرنے مشکل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال قوم کو کوئی نہ کوئی بات کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا پوری دنیا میں۔ بہرحال ایک ہماری ریٹ کو چیلنج ہونا، یہ خبر پوری دنیا تک گئی، ہماری اتنے لوگوں کی ٹرین کا اغوا ہونا، پوری دنیا تک ہماری رسوائی اور بدنامی ہوتی رہی، انڈیا اس میں کھیلتا رہا۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو فوراً سامنے آنا چاہیے، ذمہ داری لینی چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اس میں یقیناً ہمارا انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے، چونکہ بلوچستان وہ علاقہ ہے جہاں شورش کم نہیں ہے۔ پاکستان میں ہونے والے جتنے بھی بم دھماکے ہیں، دہشت گردی ہے، وائلنس ہے، اس کا 42% بلوچستان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ہماری انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی، پہلے بھی یہاں واقعات ہوئے تو آپ اتنے بڑے مسافروں کو بھیج رہے ہیں، رمضان ہے، آگے عید ہے، اس میں سیکورٹی اہلکار بھی ہیں، تو آپ اس کی سیکورٹی کا انتظام نہیں کرتے، اور آپ انٹیلیجنس چیزوں پر اس طرح توجہ نہیں دیتے کہ آپ کو یوں جکڑ لیا جاتا ہے کہ بہرحال 36 گھنٹوں تک پوری دنیا میں آپ کی رسوائی ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے کہ ہماری وہ ایجنسی، ہمارے وہ لوگ جو بہت اچھا ماشاءاللہ اس پاکستان کے حوالے سے ان کا ریکارڈ ہے، تو اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ جہاں تک آپریشن کی بات ہے تو یہ ایک شاندار ترین آپریشن تھا، مشکل تھا، پیچیدہ تھا، لیکن اس کے باوجود جس طور پر 36 گھنٹوں کے بعد، کیونکہ اس طرح کے ایپیسوڈز جب چلتے ہیں دنیا میں کئی دفعہ تو وہ بڑے طویل ہو جاتے ہیں، وہ ہیومن شیلڈز بناتے ہیں، یرغمالی ان کے پاس ہوتے ہیں، بلیک میلنگ ہوتی ہے، مطالبے ہوتے ہیں، لیکن جس طور پر یہ اللہ کا فضل تھا، رمضان کی برکت تھی، ہمارے ہنرمندوں کی مہارت تھی کہ انہوں نے جس طرح مل کر یہ آپریشن کیا اور پھر خوشخبری دے دی قوم کو کہ سارے لوگ بازیاب ہو چکے ہیں، ان میں سے بیشتر گھروں کو جا چکے ہیں، کچھ کو 15 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے جو ابھی تک ٹراما میں ہے اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ تو بہرحال اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے اور پاک فوج کے ان جوانوں کی مہارت کو داد دینا بنتی ہے اور اعتماد بنتا ہے کہ اللہ کے فضل سے کسی بھی مشکل میں یہ لوگ کام کرنا جانتے ہیں اور دشمن کو ناخن چنے چبوانا جانتے ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اب ان دہشت گردوں کو آئندہ ایسی کارروائی کرنے کی طاقت سے پہلے پکڑا جائے۔ میں بات کر رہا تھا امجد یاسین کی۔ امجد یاسین کا تعلق پنجاب سے ہے، یہ ایک عرصے سے ڈرائیور ہے گاڑی کا اور ریلوے کے ساتھ منسلک ہے، اب کوئٹہ میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بھائی نے بات کی ہے، بڑا عرصہ یعنی اس کے بارے میں کیوس رہا خبروں میں، یہ خبر بھی پھیلی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، کام آ گئے ہیں، لیکن بالآخر پتہ چلا، انہوں نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا، کال کی، بھائی نے تصدیق کی کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی امجد یاسین کی ٹرین پر حملہ ہو چکا ہے اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کو زندگی دی تھی۔ پوری فیملی نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، چونکہ ٹرین کی پٹڑی جب بلوچستان سے گزرتی ہے تو زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، تم چھوڑ دو اسے۔ اس نے کہا تھا زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، جب موت آئے گی تو مجھے بستر پر بھی آ جائے گی، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ دوسرا حملہ بھی ہوا ہے اس پر، اور کتنا خوفناک حملہ ہے کہ اس کے انجن کے نیچے بم پھٹتا ہے اور گولی اس کے کندھے کو کراس کرتی ہوئی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود خبر پھیل جاتی ہے کہ وہ بندہ نہیں بچا، اس کے باوجود اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ تو میں اس کے ایمان کو بھی بہرحال سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص موت کے کھیل میں موجود ہے، گھر والے گھبراتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ جس ملک کا ایک ڈرائیور اس طرح کا ایمان رکھتا ہے، اس ملک کی فوج، اس کے سیکورٹی اہلکار، ان کا ایمان، ان کا مرال کیسا ہوگا، یہ دشمن کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا کہ چند لوگ، کوئی ٹولہ، کوئی گروپ آئے اور اسلحے کے زور پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ انشاءاللہ ان کو اس کا سبق سکھایا جائے گا، ان کو سبق سیکھنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ پاکستان پر امن رہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں کے باسیوں کی، باشندگان کی، مسافروں کی، محافظوں کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔